Good morning, students. Welcome to the e-learning classes of Martin's Children Academy. This is history class for class 10th, and today we will discuss about the first topic that is given in your history book from chapter 1st, Rise of Nationalism in Europe, in which we will discuss about the idea of the French Revolution and what was the impact was created after this revolution, how it became a first clear-cut expression of nationalism in all European continent. In this chapter, as we all know, we will discuss about how European continent was became nation states, or we can say that geographical parts of European continent were became nation states, as we all can see today. In past days, that were not nation states, that were in the control of monarchies and empires. So let's start. In your first chapter, some topics or some points are given before this first topic, that are in that one printing is also expressed by Frederick Sariou, that is represented by Frederick Sariou, who was a German artist, and he has expresses his ideas about the republican form of government in all over Europe. After that, this topic is given, the French Revolution and the idea of the nation. As you all know that French Revolution that was done in 1789 in Europe was a clear-cut expression of or we can say that a first clear expression of nationalism. It was that was seen in European continent. As one very great scholar of France has said about France, that when France sneezes, the rest of Europe catches cold. मीन्स जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जो है सर्दी लग जाती है. ये कहा था ड्यूक मैटरनिक ने, हु वाज अ स्कॉलर. और इसका सेंस जो था वो ये था कि आप लोगों ने देखा था, क्लास 9th में पढ़ा होगा कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1789 में, इसके बाद किस तरह से ये 1789 का रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ था. लेकिन इसके बाद जो है जितने भी यूरोप के अलग अलग पार्ट्स थे, जो कि जैसे कि फ्रांस से लगे हुए फर्स्टली सम पार्ट्स थे, वहाँ पे भी इस तरह के रिवॉल्यूशंस देखे जाने लगे. और न सिर्फ रिवॉल्यूशंस देखे जाने लगे, बल्कि एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे नेशन स्टेट्स भी डेवलप होने लगे थे, और जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का और यूनिफिकेशंस की डिमांड्स होने लगी थी. तो एक तरह से ड्यूक मैटरनिक का ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी सही भी जाता है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ 1789 में, तो उसके बाद सबसे बड़ी जो या उस दौरान जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी रिवॉल्यूशनरीज़ के लिए, उन लोगों के लिए जो कि फ्रांस में जो है ये रिवॉल्यूशंस जिनकी वजह से हुआ था, उनके लिए सबसे बड़ा, उनके सामने सबसे बड़ी थ्रेट थी कि किस तरह से जो है फ्रांस के लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप किया जाए, सो दैट जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बाद जो है जिस तरह से वहाँ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया है, नेशन स्टेट जिस तरह से फ्रांस एज अ नेशन स्टेट डेवलप हो गया है, उसके बाद सक्सेसफुली जो है लोगों को यूनिफाइड किया जा सके. इसके लिए जो रिवॉल्यूशनरीज़ थे उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए ताकि लोगों के अंदर एक सामूहिक अपनेपन की भावना को डेवलप किया जाए. क्या होती है ये कलेक्टिव आइडेंटिटी, क्या होती है ये सामूहिक पहचान की भावना. जैसे आज की डेट में हम कहते हैं कि वी आर इंडियंस, हम जो हैं भारतीय हैं. तो इंडियन जो है हमारा भारतीय होना, ये क्या है
ये हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी है, यानी ये हमारी एक सामूहिक पहचान है, यानी एक समूह के रूप में हमारी ये पहचान है कि हम भारतीय हैं। इसी तरह की भावना जो है रिवॉल्यूशनरी जो थे वो फ्रेंच पीपल के मन में डालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। ये स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले ये वो स्टेप्स हैं जो इनके द्वारा लिए गए थे। here that are given directly one question is asked related with this topic, that what were the ideas or what were the steps taken by French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे और समझने होंगे। फर्स्ट स्टेप दैट was taken by French revolutionary was the idea of la patrie and les citoyen, यानी ला पात्री का मीनिंग जो है वो ये होता है फादरलैंड, यानी जैसे हम कहते हैं इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, तो इसी तरह से लोग ये कहें कि फ्रांस जो है उनका ला पात्री है, यानी फ्रांस जो है वो उनका फादरलैंड है। इस तरह के आइडिया को उन्होंने डेवलप किया। ले सिटीजन का मीनिंग था सिटीजनशिप, यानी जैसे मैंने आपको भी बताया वी आर इंडियंस, ये हमारी एज अ सिटीज़न पहचान है। तो इस तरह की पहचान को डेवलप करने के लिए हम कहें कि वी आर फ्रेंच पीपल, इस तरह की भावना जो है फ्रेंच पीपल में डेवलप किया जाए, वी आर फ्रेंच। आफ्टर दैट न्यू फ्रेंच फ्लैग वॉज चूजन, यानी एक नया फ्रेंच फ्लैग चूज़ किया गया। एंड फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली बनाई गई। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, नए हाइम्स जो हैं वो कंपोज किए गए, नए नए ओथ्स लिए गए लोगों के द्वारा। और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेटअप, यानी एक तरह की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को सेटअप किया गया ताकि जो है लोगों के मन में या ये कहें कि केंद्रीय तरीके से लोगों एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सेटअप किया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबोलिश्ड, जो इंटरनल कस्टम एंड ड्यूटीज़ थे, यानी हर जगह की अपनी अलग अलग इंटरनल आंतरिक जो कस्टम ड्यूटीज़ थे उन्हें, एंड ड्यूज़, और जो लोगों के कर्ज वगैरह थे उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए। हम कह सकते हैं इंटरनल कस्टम एंड ड्यूटीज़ का मतलब जैसे राज्य के स्तर पे जो है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है जीएसटी। आपको पता है कि जीएसटी जो है किस तरह से हमारे यहाँ इम्पोज़ किया गया। इसके अलावा जैसे जो राज्य स्तरीय पे या अलग अलग पार्ट्स के अपने अपने कस्टम ड्यूटीज़ हैं उन्हें जो है ख़त्म किया जाए, इस तरह की बातें थी। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, नाप तौल की जो प्रणाली थी उसे यूनिफॉर्म किया गया, यानी पूरे फ्रांस में जो है एक तरह की नाप तौल की प्रणाली को जो है विकसित किया गया। जैसे कहीं ऐसा होता था नाप तौल की प्रणाली काफ़ी अलग अलग थी अलग अलग जगहों की, जैसे 50 मान लीजिए, हम मान लेते हैं जैसे 99.9 केजी का कहीं जो है 1 टन हो गया, इस तरह से कहीं 100 केजी का 1 टन हो गया। अलग अलग सिस्टम्स थे वेट एंड मेजर्स के, यानी नाप तौल की अलग अलग प्रणालियाँ थी। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे, किसको? तो ट्रेडर्स को, और वी कैन से दैट जो मर्चेंट्स थे उन्हें। तो इस तरह से यूनिफॉर्म वेट सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को जो है वो करेज दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच लैंग्वेज वॉज प्रोमोटेड। नेक्स्ट स्टेप जो लिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा वो ये था कि जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, यानी क्षेत्रीय भाषाएं जो थीं, जैसे हम कह सकते हैं हमारे आसपास की क्षेत्रीय भाषा जो है वो भोजपुरी है, इसके अलावा हिंदी है। तो इस तरह की जो रीजनल डायलेक्ट्स थे उन्हें डिस्करेज किया गया, यानी एक तरह से उन्हें रोकने पे जो है लोगों को हतोत्साहित किया गया उसके लिए कि न बोला जाए। और एंड फ्रेंच लैंग्वेज वॉज प्रमोटेड, और फ्रेंच लैंग्वेज जो था इसे प्रमोट किया गया या इसे बोलने के लिए लोगों को जो है प्रोत्साहित किया गया। लोग जो हैं, जब सारे लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलेंगे तो वो एक तरह से धीरे धीरे हम सेम भाषा को बोलने वाले हैं, सेम कस्टम एंड ड्यूटीज़ को फॉलो करने वाले हैं, सेम तरह के वेट एंड मेजर्स को फॉलो करने वाले हैं, सेम तरह के जो है हम लैंग्वेज को बोलते हैं। इस तरह की जब बातें लोगों
उनके मन में बैठेंगी तो क्या डेवलप होगा, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होगा। और इसलिए जो है ये स्टेप्स लिए गए, किसके द्वारा, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। इसके बाद ये तो स्टेप्स लिए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब फ्रांस में, आपको याद होगा कि किस तरह से जो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ला दिया गया था, नेशनल असेंबली को जो है नेशनल असेंबली को वहाँ का एवरीथिंग जो है प्रोक्लेम कर दिया गया था उसके बाद। एंड आफ्टर दैट, ये तो यहाँ का स्टेप्स थे, लेकिन फ्रांस जो है वो यहीं पे रुकने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ड्यूक मैटरनिक ने कहा है व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो फ्रांस यहीं पे रुकने वाला नहीं था, बल्कि जो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने इस बात को, फ्रांस में तो जो बदलाव लाने थे वो ला लिए, बट उन्होंने ये कहा कि फ्रांस जो है, फ्रांस में नेशनलिज्म को लाना या नेशन स्टेट बनना तो ठीक है, लेकिन फ्रांस का एक और मिशन है, या ये कहें कि फ्रांस की एक और डेस्टिनी है कि बाकी के जो फॉरेन पार्ट्स हैं यूरोप के या फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी जो है नेशनलिज्म के सेंस को स्प्रेड किया जाए। और इसके अलावा जो है फ्रेंच आर्मी जो है वो मदद करेगी क्या करने के लिए, तो अलग अलग पार्ट्स में जो है, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग पार्ट्स में जहाँ कहीं भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एब्सोल्यूट मोनार्क्स हैं, वहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने के लिए या नेशन स्टेट बनाने के लिए। तो इस तरह से जो फ्रांस के आसपास के कंट्रीज़ थे या पार्ट्स ऑफ जोग्राफिकल पार्ट्स थे, जैसे कि हॉलैंड था, बेल्जियम था एंड स्विट्ज़रलैंड था, ये सब भी धीरे धीरे क्या होने लगे, नेशन स्टेट्स बनने लगे। फ्रेंच आर्मी जो है वो क्या करने लगी, तो नेशनलिज्म के आइडिया को ये स्प्रेड करने लगी आउटसाइड ऑफ द फ्रांस, और वी कैन से दैट इन अब्रॉड। इसके बाद किस तरह से जो है नेपोलियन आते हैं, क्या चेंजेस ये लाते हैं, किस तरह से हमने देखा कि अभी तो जो है फ्रांस में हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया है, नेशन स्टेट बन गया है फ्रांस, और किस तरह से रिवॉल्यूशनरी जो है लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद जो है नेपोलियन जी आते हैं, और किस तरह से वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है, यानी डेमोक्रेसी को जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं यूरोप में। और उसके बाद जो है वहाँ पे डिक्टेटरशिप लेकर के आते हैं, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर के आते हैं। वी कैन सी इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।